चलिए गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में पाठ प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्या कौशल, ये बहुत सारे कौशलों के घटक आप लोगों ने पढ़ा। आज मैं जो आपको टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ उसका नाम है, जो बोर्ड पे भी दिख रहा है, दृष्टांत, या हम लोग उदाहरण कौशल के नाम से भी इसको जानते हैं। और सबसे पहले घटक बताएंगे, और घटक बताने से भी पहले मैं आप लोगों को दृष्टांत कौशल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ जाएं, तब इसके कौशल के जो घटक हैं उससे आप परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी विषय को हम जब उदाहरणों के द्वारा, चार्ट पेपर के द्वारा, नक्शे के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, मानचित्र के द्वारा जब समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं तो हम उसे दृष्टांत कौशल के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, दृष्टांत जो कौशल होता है, आप देखेंगे तो जो व्याख्या कौशल होता है, एक्सप्लेनिंग जिसको मेथड बोलते हैं हम लोग, उसी का क्या है, एक अगला कदम होता है दृष्टांत कौशल। व्याख्या कौशल में कभी कभी क्या होता है, टीचर जो नियम और सिद्धांत बताना चाहता है वो व्याख्या कौशल के माध्यम से उतना स्पष्ट नहीं कर पाता है जितना कि उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। तब आवश्यकता पड़ती है दृष्टांत कौशल की। ऐसे बहुत सारे सामग्रियां होती हैं जो अमूर्त रूप में, मूर्त रूप में होती हैं, जो बच्चों के सामने रख करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं ना, उदाहरण के माध्यम से। तब बच्चों को आसानी पूर्वक वो नियम और सिद्धांत क्लियर हो पाता है, समझ पाते हैं वो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सूक्ष्म शिक्षण में उदाहरण कौशल का या दृष्टांत कौशल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों के सामने ये बहुत सारे घटक लेकर के आया हूँ जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और समझिएगा कि ये घटक किस प्रकार से शिक्षण में, या इस घटक का कह सकते हैं प्रयोग करते समय हम क्या, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला, दृष्टांत जो होना चाहिए वो सुगम एवं सरल होना चाहिए। बच्चों को जब भी आप दृष्टांत कौशल शिक्षण के दौरान दे रहे हैं, जिस नियम और सिद्धांत, ये बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम व्याख्या कौशल में किसको नहीं समझा पा रहे थे, नियम और सिद्धांत को। ठीक है, तो जब हम नियम और सिद्धांत को नहीं समझा पा रहे थे, तब हमने जो दृष्टांत उदाहरण लिया वो कैसा लिया, सुगम लिया, सरल लिया, जिसकी सहायता से हम किसको समझा पा रहे हैं, नियम और सिद्धांत को स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप जो उदाहरण लें वो कैसा होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जो दिखा भी रहे हैं वो किससे संबंधित होना चाहिए, उस विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि उस नियम और सिद्धांत को हम स्पष्ट कर पाए। ठीक है, तो दृष्टांत जो कौशल में हम जब दृष्टांत दिखा रहे हैं मूर्त रूप में, वो कैसा होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। ठीक, दूसरा, दृष्टांत प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो विषय वस्तु से मेल ही नहीं खा रहा हो, तब तो वो प्रासंगिक नहीं होगा। इसका मतलब जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जो डायग्राम या चित्र, मानचित्र, ग्लोब दिखा रहे हैं, वो उसी टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, तभी तो वो प्रासंगिक माना जाएगा। अन्यथा वो प्रासंगिक नहीं होगा तो वो तो पहले ही व्याख्या से नियम और सिद्धांत नहीं समझ पाए। अगर आप उदाहरण भी ऐसा दे रहे हैं जो उस नियम से टैली नहीं कर रहा है, सिद्धांत से टैली नहीं कर रहा है, तो वो और नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो दृष्टांत आप उदाहरण दे रहे हैं वो प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज है, दृष्टांत रोचक होना चाहिए। ऐसा दृष्टांत आप दिखाएं जो बच्चे को सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करे, आनंददायी हो उनको, है कि नहीं। जब रुचि उत्पन्न नहीं करेगा तो जैसे व्याख्या वो समझ बोरिंग समझा ना, नहीं समझ पाया, नियम
आपका नहीं समझ पाया। तो इसलिए अगर वो रुचिकर नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, तो ये उदाहरण भी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए आप जब भी उदाहरण दें, बच्चों के लिए रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए, मनोरंजनकारी हो, आनंददायी हो। बीच बीच में हम व्याख्या जब देते हैं ना, तो जब नियम और सिद्धांत की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं आप देखिए कैसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके उदाहरण देते हैं या फिर वस्तुओं को दिखाते हैं ताकि वो रुचि तुरंत ले लें। अच्छा ये सर दिखा रहे हैं, ये तो हमारे घर भी है, हम भी सर देखें, अच्छा इसको बताना चाह रहे थे आप, तो उसमें रुचि वो लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जो रुचिकर होना चाहिए या रोचक होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात, दृष्टांत की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो एक ही उदाहरण आप हर जगह प्रस्तुत ना करें, अलग अलग उदाहरण आपको देना पड़ेगा उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दृष्टांत भी अलग काफ़ी संख्या में होनी चाहिए या पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब एक ही उदाहरण देते हैं तो बच्चा कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छा यहाँ पे भी यही उदाहरण दिया गया, यहाँ पे भी ये उदाहरण दिया गया, तो क्या दोनों चीज़ें सेम ही है क्या, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आपके पास ऐसे उदाहरण पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जिससे कि हम उसको अधिक से अधिक उदाहरण दे करके भी समझा सकें। ठीक है, या फिर विषय, क्योंकि बच्चों का क्वेश्चनिंग होता है ना, प्रश्नीकरण, वो पूछ देते हैं कि सर अच्छा ऐसा है तो इसके आगे बताइए या फिर ऐसा, तो आपके पास अगर पर्याप्त उदाहरण होंगे ना या पर्याप्त दृष्टांत होंगे जो दिखा करके बता रहे हैं तो आप उसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धांत को समझ लिया जाए, तो ऐसा आप दृष्टांत उदाहरण दें जो उनके इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड हो या फिर आसपास ही वस्तुएं हों या आसपास वातावरण में देखे हों, जाने हों मूर्त रूप में ना। तो अगर ऐसा प्रत्यक्ष रूप से आप वो दृष्टांत दिखा रहे हैं तो बच्चों को समझने में क्या होती है, आसानी होती है, तब उस सिद्धांत को वो आसानी से समझ लेता है। जैसे अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप समझिएगा कि हम कह रहे हैं कि जिस वस्तु की मांग बढ़ती है ना उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो बच्चे कहेंगे कैसे सर, तो हमने कहा कि मान लीजिए आज आप देख भी रहे होंगे टमाटर ना, टमाटर की मांग बढ़ गई और टमाटर मार्केट में नहीं है। अब लोग मार्केट क्या कर रहे हैं, टमाटर ही खा रहे हैं ना। तो टमाटर की जो मात्रा है वो क्या है, मार्केट में कम है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो मांग के बढ़ने से वस्तु के कीमत में भी क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मांग की कमी से वस्तु की कीमत जो होती है वो घट जाती है। ठीक, अगर मान लीजिए टमाटर लोग खाना बंद कर दिए, उसके स्थान पे अभी सेव है, सेव खा रहे हैं, सेव मान लीजिए इस समय 50 रुपया का 2 किलो मिल रहा है, तो लोग सेव की ओर शिफ्ट हो गए। तो अपने आप जब क्रेता जो होंगे वो अगर टमाटर खरीदेंगे नहीं ना, अगर टमाटर नहीं खरीदेंगे तो या कम संख्या में लोग हैं जो टमाटर खरीद रहे हैं और टमाटर की मात्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना, तो वो क्या होगा, तब अपने आप जो है वो टमाटर की कीमत घट जाएगी, लोग सेव की ओर शिफ्ट हो गए हैं कि नहीं टमाटर 200 रुपया किलो है, कौन खरीदेगा, तो क्या होगा, मार्केट में उसकी कीमत अपने आप कम होने लगेगी। ठीक, तो ये चीज़ें समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको उदाहरण देना पड़ेगा जिससे कि हम मांग से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अगर ये समझाना है ना तो प्रत्यक्ष उदाहरण देंगे तभी बच्चे क्या कर पाएंगे, उस सिद्धांत को समझ पाएंगे ना, समझ लिया जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है छात्रों के बोध की जानकारी के लिए प्रश्न पूछना। जो हम नियम और सिद्धांत समझा रहे थे वो कितना समझे, कितना अभी समझना बाकी है, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हमको क्या पूछना पड़ेगा, बोध प्रश्न। बीच बीच में हम जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बीच में प्रश्न पूछ लेंगे जिसको बोलते हैं बोध प्रश्न, जानकारी के लिए कि कितना सीखे हैं वो।
तो बोध प्रश्न पूछेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो नियम और सिद्धांत कितना सीख पाया है। ठीक है, तो इसलिए बोध प्रश्न भी पूछने से हमें ये पता चलता है कि छात्र को कितनी उस विषय की जानकारी हो पाई है। ठीक है, तो अगर नहीं हो पाई है तो फिर आप क्या करेंगे, वही टीचिंग स्किल में अपने परिवर्तन करेंगे। तब कुछ ऐसे दृष्टांत उदाहरण कौशल का प्रयोग करेंगे जिससे हमें उस नियम और सिद्धांत की व्याख्या स्पष्ट रूप से बच्चों को करा पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बोध स्तर के भी प्रश्न बीच बीच में पूछने चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट 7वां, दृष्टांतों में आगमन निगमन प्रणाली प्रयुक्त किया जाना। आगमन का क्या मतलब होता है, बच्चों को सबसे पहले अगर नियम समझाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ हिंदी का आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं जिसमें आप संधि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप संधि पढ़ा रहे हैं तो हमने कहा कि आप बच्चों को यही भी क्या करिए, उदाहरण दे दीजिए। पहले आगमन का मतलब होता है कि पहले बच्चों को उदाहरण के माध्यम से नियम और सिद्धांत की व्याख्या करना या बताना। तो पहले हमने कहा कि विद्यालय, प्यारे बच्चों ये शब्द है विद्यालय। ठीक, विद्यालय क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द, तो विद्या धन आलय ना। अब इस विद्या में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, आ है प्लस ये भी क्या है, आ है, निकटवर्ती वर्ण ना, और ये आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो अब यहीं से हमने इसकी परिभाषा जो नियम है वो हम निकाले कि इन दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से ना, मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले ये उदाहरण दिया, अब उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, नियम समझा रहे हैं, सिद्धांत समझा रहे हैं। अब उदाहरण की सहायता से हम क्या किए, नियम सिद्धांत बता दिए। अब बच्चा जल्दी नहीं भूलेगा, तो इसलिए जो आगमन नियम होता है वो भी टीचर को क्या करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से साइंस में हो गया, मैथ में हो गया, अन्य विषयों में भी आप क्या कर सकते हैं, इसी आगमन विधि के द्वारा पहले उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, वो नियम और सिद्धांत सिखा सकते हैं। निगमन, निगमन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए नी लगा हुआ है, तो पहले बच्चों को क्या सिखाना है, नियम सिखाना है, सिद्धांत सिखाना है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे बताइए, तब भी ना समझ में आए तब बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रणाली भी क्या करना है, बच्चों के सामने प्रयुक्त करना है। तो पहले क्या करना है, उदाहरण देना है, फिर उसके बाद नियम, उस उदाहरण की सहायता से नियम और सिद्धांत की व्याख्या करना है। उसको हम लोग बोलते हैं आगमन विधि। निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताते हैं, हाँ, नियम बता करके, जैसे हमने कहा नियम बताया, इसी में समझिएगा हिंदी में ही, कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बच्चा रट लिया कि यही नियम होता है, संधि की यही परिभाषा है ना। फिर उसके बाद जैसे बता दिया कि विद्यालय, विद्याधन आलय, बेटा बताया जाता है ना जैसे करके, तो ये उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण दे दिया गया। अब बच्चों को क्या हुआ, निगमन प्रणाली के आधार पे भी बताया गया, समझाया गया। ठीक है, तो इसके दोनों प्रणालियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात 8वां, छात्रों के द्वारा स्वयं भी दृष्टांत दिया जाना। बच्चों से कभी कभी क्या होता है, जब यहीं पे आप पूछेंगे तो हाँ सर जी संधि का और भी है, जैसे हो गया विद्यार्थी ना, तो बच्चे खुद ही आपको उदाहरण देंगे, या व्यवहारिक जीवन से भी बहुत सारे वो उदाहरण प्रस्तुत स्वयं भी करते हैं कि सर इससे रिलेटेड तो और भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है, तो आप कहेंगे हाँ बेटा ये भी उदाहरण उसी से संबंधित है, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया। तो बच्चे भी क्या करते हैं, स्वयं भी दृष्टांत का उदाहरण देते हैं। अगर उनको समझ में आ जाता है तो आप पूछते हैं ना कि और भी कोई उदाहरण बता सकते हो क्या इससे रिलेटेड या संबंधित, तो वो क्या करेंगे, तुरंत उससे संबंधित बच्चे भी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत या दृष्टांत दिखाते हैं कि सर ये भी क्या है, उसी का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है छात्र अनुकूल दृष्टांत। जब भी आप दृष्टांत या उदाहरण का प्रयोग करें, वो छात्रों के मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, कक्षा के स्तर, आयु स्तर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और जो टॉपिक या प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से संबंधित ही आपके उदाहरण होने चाहिए।
कह रहा है ना, छात्र के अनुकूल दृष्टांत होना चाहिए। कक्षा 10 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, और आपने बीएससी लेवल का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया तो कक्षा 10 के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी उदाहरण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, छात्र के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे 10वां, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पाठ विकास में सहायक दृष्टांत का प्रयोग। ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रयोग क्या, पाठ विकास में सहायक दृष्टांत। ठीक, तो प्यारे बच्चों, कक्षा अध्यापक को ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए जो क्या करे, पाठ के विकास में गति प्रदान करे, डेवलपमेंट करने में सहायक हो। ऐसा नहीं हो कि जो नियम और सिद्धांत समझा रहे हैं वो तो व्याख्या के माध्यम से समझा ही नहीं पाए और उदाहरण भी ऐसा दे दिए जो वो कंफ्यूज पड़ गए ना। तो ऐसा नहीं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे उदाहरणों से बचना चाहिए जो कि कह सकते हैं भ्रांति फैलाए ना। तो भ्रांति वाले उदाहरणों से आपको बचना चाहिए। ऐसा दृष्टांत या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो पाठ के विकास में क्या होना चाहिए, सहायक सिद्ध होना चाहिए, गति प्रदान करना चाहिए। ठीक है, जिसको आसानी से बच्चे उदाहरण समझ ले। ठीक है, या उदाहरण की सहायता से आसानी से वो नियम और सिद्धांत समझ ले प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं घटकों का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। कक्षा अध्यापक को कहीं ना कहीं दृष्टांत कौशल का अपने शिक्षण के दौरान प्रयोग करना चाहिए। और आप देखे होंगे कि प्यारे बच्चों, इससे संबंधित टीचर बहुत सारे कहीं ना कहीं उदाहरण कौशल का प्रयोग करता है। आप देखे होंगे कि पाठ पढ़ाते समय कभी कविता वाचन करने लगता है, बच्चों का ध्यान मान लीजिए आकर्षित करने के लिए कभी कभी क्या व्याख्या बोरिंग हो रहा है या ऐसी कुछ हो रही है, तो दृष्टांत उदाहरण दिखाने के लिए कुछ वस्तुओं का वो निर्मित करके लेके आता है, उनको दिखा देता है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखने लगता है ना, ऐसे उदाहरण देने लगता है, या बीच में चुटकुले कुछ करने लगता है जिससे कि ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे उदाहरण वो लेकर के आएगा जैसे ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, चित्र हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर के आता है विषय वस्तु से संबंधित, जिनको वो दिखा करके क्या कर सके, शिक्षण को रुचिकर, सुगम, सरल, आकर्षित, रोचक बना सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जिन बच्चों को ये घटक नहीं समझ में आया होगा वो पुनः पूछ लेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक पूरा 10 कौशल घटक हैं, आप लोग एक बार इसको नोट कर लें।